हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होने के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन एक जारी किया है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, और उसके अंदर कुछ उन्होंने गाइडलाइंस और पॉलिसीज बताई गई हैं उन सारे फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर या जो लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट टर्म है, जिनके भी एग्जाम होंगे ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो अब उसके रिगार्डिंग कुछ नोटिफिकेशन है, तो हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर मोटे मोटे 19 पॉइंट बताए गए। ठीक है, उन 19 पॉइंट्स को, जो गाइडलाइंस है, जो पॉलिसीज है, जिस तरीके से आपको अपीयर करना है, क्या क्या आपको प्रोसीजर्स को अपनाने हैं, वो सारी बातें को इसके अंदर लिखा गया है। अलॉन्ग विद दैट, जब हम इसको एक बार कवर अप कर लेंगे तो उसके बाद समझेंगे कि समराइज तरीके से आपके लिए रेलेवेंट बातें क्या हैं, आपको किन किन चीजों को ध्यान रखना है, और वो ध्यान रखते हुए अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम मिलेगा, किस तरीके से करेंगे, कैसे आप डाउनलोड करोगे, कैसे अपलोड करोगे, पूरा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, जो भी इस टाइप से रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है तो क्या करना है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे डीयू ने खुद क्लैरिफाई कर दिया है। बट एक बार उसको समझते हुए एट द एंड एक रैप अप करेंगे, उसका समराइज निकालेंगे कि क्या इससे मतलब निकल के आता है और आपके लिए क्या बातें इसके लिए एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, किन किन के लिए ये एप्लीकेबल है, तो ऑब्वियसली बात है जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं वो तो हैं ही, अलॉन्ग विद दैट एसओएल एंड एनसीडब्ल्यूई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एंड ऑब्वियसली ये ऐसा क्या हर साल होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज अ वन टाइम मेजर, एक बार है सिर्फ और सिर्फ इस एकेडमिक सेशन के लिए ये एप्लीकेबल किया गया है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है जी, तो क्या कहा जा रहा है बेसिकली कि अब ये फोर्स लाने से पहले जो इन्होंने कुछ एक ओवरव्यू दिया, उसके अंदर ये कुछ ऐसी बातें कहना चाह रहे हैं जिसमें ये कहते हैं कि भैया एग्जामिनेशन तो होता था कैसे, कन्वेंशनल मोड के जरिए ही, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन्होंने क्या किया, एक टास्क फोर्स बनाया, यूनिवर्सिटी ने हमारे एक टास्क फोर्स बनाया और उनको कहा कि बताओ जी किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जाए, और उस टास्क फोर्स के द्वारा डिसाइड किया गया कि इसको एज अ वन टाइम मेजर्स अडॉप्ट करना चाहिए, किसको, ओपन बुक एग्जामिनेशन को, जिसके थ्रू हम फाइनल जो टर्म के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर सके और वो अपने करियर के बारे में आगे सोच सके, उनका करियर का लैप्स ना हो। रिमेनिंग का आपको पता लग ही गया है, कुछ असाइनमेंट वगैरह के थ्रू आपको इंटरनल असेसमेंट के थ्रू उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, एग्जामिनेशन का उसका भी इशू अब नहीं है फिलहाल। चलिए जी, तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ध्यान में रखने हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। कुल 19 पॉइंट्स हैं, एक एक करके फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो क्या कह रहा है कि जो आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, जैसे बहुत सारी कंफ्यूजन है कि सर जी क्या हमारे पास पूरे 3 घंटे हमें नेट ऑन करके प्रॉपर बैठना है, कंप्यूटर पे एग्जाम देना है, क्या है, तो ये क्या क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा। मतलब कि आपको थोड़े समय के लिए इंटरनेट चाहिए, कुछ हार्डवेयर वगैरह की जरूरत है, लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह, और उसके थ्रू आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या है, मोटा मोटा अब इन्होंने यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग कर दी है। मिसप्रिंटिंग ये है कि यहाँ पे इन्होंने अपलोडिंग वर्ड लिखा है, दिस इज नॉट अपलोडिंग, दिस इज डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द आंसर शीट। तो ये वर्ड की यहाँ पे मिस्टेक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया आपको थोड़े समय के लिए इंटरनेट चाहिए, आप उसके अंदर क्या करोगे, आपको एक पोर्टल मिलेगा, मतलब जो आपका डीयू का पोर्टल है उसके अंदर आपको एक लॉगिन आईडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। जैसे ही आपके पास जो लॉगिन आईडी दी जाएगी आपको डीयू के द्वारा, उससे लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर वहां दिखाई देगा, उस क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद अपना पूरा आंसर जो आपको ऑफलाइन मोड में A4 साइज की शीट के ऊपर लिखना है, जैसे आप नॉर्मली लिखा करते हो, और पूरा आंसर आपको कंप्लीट करने के बाद एट द एंड पूरे आंसर शीट्स को आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद उसको आपको उसी पोर्टल पे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ स्टार्टिंग में डाउनलोड करने के लिए और एंड में अपलोड करने के लिए आपको सिर्फ नेट की रिक्वायरमेंट है, बाकी जो आपका सारा प्रोसेस है वो सारा का सारा ऑफलाइन है। ठीक है जी, उसके बाद जो एग्जामिनेशन की डेट शीट है वो आपको पता ही है, टेंटेटिव डेट शीट आपकी अनाउंस की गई थी 14/5/2020 को, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम है वो शुरू हो जाएंगे 1 जुलाई 2020 से। ठीक है, जो बिगिन होगा वो होगा 1 जुलाई 2020 से, और उसके अकॉर्डिंग वहां पे शेड्यूल बताया गया है, तो उसको आपको चेक कर लेना है, क्योंकि वो ऑल्दो टेंटेटिव है, उसके बाद उसका फाइनल आएगा। बट फिलहाल अगर कुछ नहीं चेंजेस होते हैं तो यही जो आपको टेंटेटिव डेट शीट प्रोवाइड की गई है, जो शेड्यूल प्रोवाइड किया गया है, उसी के बेस पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है जी, फिर कुछ थोड़ी सी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है एक्स स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, मतलब कि जो लोग अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो उनका कि ईआर आया हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं एसेंशियल रिपीट है, मतलब कि उनका एक तरीके से बैक है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको एग्जाम देने के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। पर यहां की जो कुछ बातें हैं वो एप्लीकेबल लिमिटेड है, बिकॉज क्या हुआ कि इन्होंने पहले स्टार्टिंग में ये निकाला है 28 तारीख को, उसके बाद
आगे जाके इसके ऊपर क्लैरिटी आई कि भैया जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके तो एग्जाम होने ही नहीं वाले हैं, फिर जो आपके लास्ट सेमेस्टर से पहले वाले सेमेस्टर्स हैं उनके एग्जाम होंगे ही नहीं। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी लिख दी थी जिसमें कि उस चीज को कंफ्यूज किया जा सकता है। आप सिंपली इस थर्ड पॉइंट से ये समझ सकते हो कि जो लोग भी रीअपियर होना चाह रहे हैं, जिन्होंने इंप्रूवमेंट भरा होता है, ठीक है जी, या फिर जिनका ईआर आया हुआ है, तो उनको भी इसी शेड्यूल को फॉलो करना है जो कि आपके लास्ट सेमेस्टर के शेड्यूल आपके अपलोड किए गए हैं, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही उनके भी एग्जाम होंगे और वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू ही होंगे। ठीक है, मोटा मोटा यहाँ पे ये समझने वाली बात है। इन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज भी लिख दी थी कि जिनके सपोज करो कि सेकंड ईयर की ईआर आई हुई है और वो थर्ड ईयर के अंदर है, तो थर्ड ईयर के जब वो एग्जाम देंगे वो ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे, और सेकंड ईयर के भी जो एग्जाम उनके ईआर के वो भी होंगे जैसे हुआ करते थे। लेकिन ऑब्वियसली बात आपको क्लैरिफिकेशन इसकी मिल गई कि सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन जो है वो अब होने ही नहीं है, उसकी जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट और कुछ असाइनमेंट वगैरह का प्रोसीजर को फुलफिल करना है। तो इसलिए वो बातें यहाँ पे थोड़ी सी गलत साबित हो जाती है। ऑल्दो ये उससे पहले की नोटिफिकेशन है तो कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है कि जिनका भी ईआर आया हुआ है, जिनका भी जो दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट जिन्होंने भरा हुआ है, तो उन लोगों को भी जो आपकी शेड्यूल है नॉर्मल लास्ट सेमेस्टर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, वही सारी चीजें उनके ऊपर भी एप्लीकेबल एज इट इज होंगी। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है कि सपोज करो कुछ लोगों ने अपीयर हुए ओबीई के अंदर, और ओबीई मतलब जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है उसके अंदर अपीयर होने के बाद उनको लगता है कि नहीं, उनको ना अपने आप की मतलब मार्क्स वगैरह को, ग्रेड्स वगैरह को इंप्रूव करने के लिए वो चाहते हैं कि दोबारा से अटेम्प्ट दें कन्वेंशनल मोड के अंदर, मतलब जो पहले का मोड हुआ करता था उसके अंदर वो चाहते हैं कि वो इंप्रूवमेंट भरें और उसके हिसाब से वो पेपर दें। ठीक है, तो उस केस में क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि ओबीई में अपीयर तो हो जाता है और उसके बाद चाहता है कि ग्रेड्स को इंप्रूव करने के लिए वो इंप्रूवमेंट भरना चाहता है, तो उसका प्रोविजन भी है यहाँ पे। मतलब कि वो स्टूडेंट्स जो होंगे उनको मौका दिया जाएगा जनवरी 2021 में और दूसरा मई जून 2021 में। अब ये क्या है, तो ये कहा गया कि जो भी आपके सेमेस्टर है, अगर वो ऑड सेमेस्टर है, ऑड मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, तो उनको उनके इंप्रूवमेंट भरने का मौका मिलेगा, उनके एग्जाम होंगे, अटेम्प्ट होगा उनका जनवरी 2021 में, और ऐसे ही जो बच गए इवन सेमेस्टर्स वाले उनके एग्जाम होंगे मई या फिर जून 2021 के अंदर, जो भी उनका एप्लीकेबल सिलेबस होगा और जिस तरीके से एग्जाम हुआ करते थे उस तरीके से होंगे। मतलब इंप्रूवमेंट वो भर सकते हैं आगे चल के। फिलहाल ओबी आप अटेम्प्ट कर लो, अपीयर हो जाओ, आपको लगता है कि नहीं जी इसके अंदर कुछ मजा नहीं आया, आपके वो मार्क्स आप गेन नहीं कर पाए हो, तो आप फिर जिस तरीके से आपके एग्जाम हुआ करते थे उस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट भरने का मौका एक मिलेगा आगे चल के। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है आपके पास कि भैया सबको एग्जाम फॉर्म भर लेना है टाइम से। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसके अंदर कुछ खास बात नहीं है कि एग्जाम फॉर्म आपके भरे हुए होने चाहिए एग्जाम होने से पहले पहले तक, और उसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपके पास कुछ भी आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर, तो आपको कॉन्टेक्ट करना है डीओ को थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिर बात आती है एडमिशन टिकट की कि भैया जैसे आपने पहले देखा था कि आपके पास हॉल टिकट वगैरह आया करता था, तो वो आपके पास अभी भी आएगा हॉल टिकट। मतलब हॉल टिकट का बेसिकली मतलब क्या होगा, इसके अंदर आपकी पूरी शेड्यूल लिखी होगी कि कौन कौन सा एग्जाम देना है, किस किस डेट पे देना है, क्या टाइमिंग वगैरह है, इस टाइप से पूरा एक जो आपका हॉल टिकट का फॉर्मेट हुआ करता था एडमिशन टिकट का, वो आपके पास अभी भी आएगा, ऑब्वियसली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। मतलब या तो आपको मेल किया जाएगा या फिर फोन या व्हाट्सएप के थ्रू भी उसको प्रोवाइड किया जा सकता है आपके कॉलेज के द्वारा। ठीक है जी। फिर बात आती है कि यहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कॉलेजेस को। कॉलेजेस को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भैया इस ओपन बुक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप अवेयरनेस फैलाओगे, अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली अवेयर करोगे, सारी सूचना प्रोवाइड करोगे बाय वे ऑफ ईमेल और एसएमएस सर्विस, या फिर आप मैसेजिंग ऐप को भी यहां पे यूज कर सकते हो जैसे कि व्हाट्सएप। मतलब कि व्हाट्सएप पे भी आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो आपका ग्रुप बना सकता है और उस ग्रुप के जरिए वो आपको कोई भी सूचना जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करेगा, ऐसा डीयू कहता है उन सभी कॉलेजेस को। ठीक है, कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वगैरह है वो स्टूडेंट तक पहुंचानी होगी बाय एनी वे, मतलब किसी भी जरिए, इधर ईमेल और मोबाइल और थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है जी। फिर बात करते हैं कि जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि वो आईसीटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को अवेल करें, तो वो भी अवेल किया जा सकता है। अब ये आईसीटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसको जरा समझिए, बहुत अच्छी बात है। ये क्या कहता है कि कई सारे गवर्नमेंट के सीएससीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। तो अब डीयू ने क्या किया है यहाँ पे कि गवर्नमेंट से परमिशन लेते हुए एक सीएससीज को फैसिलिटेट करवाया है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब कि वो स्टूडेंट्स जो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अपने घर पे मेंटेन नहीं कर सकते, या फिर उनके घर पे इस तरीके से ओपन बुक एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर पाना, इसको अटेम्प्ट कर पाना उनके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है,
नेट का इशू है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इशू है, लैपटॉप ना होने का इशू है, या और कोई भी इशू रहे हो, या वो कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहां पर उनको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पा रही, कुछ भी ऐसा रीजन है, तो उस केस में उनको कहा गया है कि भैया वैसे स्टूडेंट जो होंगे वो कॉलेज को एडवांस में कांटेक्ट करेंगे, मतलब ऑब्वियसली एग्जाम से पहले, और उनसे कहेंगे कि हम जो ये सारी चीजें हैं ये हम नहीं कर सकते अपने घर से, तो आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ। उस केस में आपका कॉलेज जो है वो क्या करेगा, कॉलेज देखेगा कि हाँ भैया आपको सच में इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, और कॉलेज उस अकॉर्डिंग आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा। फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड कराई जा सकती है, तो फैसिलिटीज आपके कॉलेज में भी प्रोवाइड कराई जा सकती है, मतलब कि अगर नियर बाय में आपका कॉलेज पड़ता है तो आप कॉलेज जाके इसको फुलफिल कर सकते हो, इस तरीके से आप पेपर दे सकते हो। और दूसरा कि अगर ऐसे स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में कॉमन सर्विस सेंटर को यूज किया जाएगा, जिसके बारे में थोड़ी सी सूचना बाद में दी गई है। कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के कुछ कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं जो अलग अलग पंचायतों में, गांव वगैरह में बने हुए होते हैं, जहां पे इस टाइप की नेट वगैरह की फैसिलिटीज होती हैं। तो उन जगहों पे स्टूडेंट जा सकता है और वहां से इन सारी फैसिलिटीज को यूज करते हुए अपने एग्जाम को कंडक्ट कर सकता है, अपने एग्जाम को कंप्लीट कर सकता है। तो इस टाइप की फैसिलिटीज भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात दी गई है उन बच्चों के लिए जो कि अपने घर पे सारी चीजों को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के ऊपर बातें होंगी। तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से होने वाला है कि आपको इसको मैं समराइज करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ना पॉइंट्स ऊपर नीचे, बट फिलहाल इसके सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो ये बात बताता है कि आपको पोर्टल दिया जाएगा, पोर्टल पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा, आप उस पोर्टल पे लॉगिन करोगे ऑब्वियसली कितनी देर पहले, तो जनरली यहाँ पे एक टाइम जो इसका रूल्स है उसके अंदर ये होता है कि आधे घंटे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल होगा, क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। डाउनलोड करने के बाद आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो अगर आपका प्रिंटर है तो, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, A4 की शीट आपको यूज करनी है और अपना आंसर लिखना शुरू कर देना है। तो मतलब क्वेश्चन पेपर आपको एक्सेस हो जाएगा कहां से, जो भी पोर्टल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके एडमिशन टिकट जो आपको मिलेगी उसके अंदर वो सारी सूचना मेंशन होगी कि आपको इस पोर्टल पे जाना है और यहाँ पे आपको इस डेट और इस टाइमिंग पे आपका ये पेपर होगा और उसका क्वेश्चन पेपर आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो आपके एग्जाम है, एग्जामिनेशन ब्रांच जो है वो क्या करेगा। आप देखो क्वेश्चन पेपर आपको पोर्टल पे तो दिया जा रहा है बच्चों को, अब इसके अंदर हो सकता है कि कुछ पोर्टल के अंदर इशू आ जाए, कुछ क्रैश होने का पंगा आ जाए, कुछ भी इस टाइप की दिक्कतें आ जाए जिससे कि सारे बच्चे एक्सेस नहीं कर पा रहे, या फिर बच्चों का इतना लोड बढ़ गया कि हमारी जो साइट है वही प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही। तो उस केस में क्या है कि जो भी हमारा एग्जामिनेशन ब्रांच है DU का, वो क्या करेगा, कॉलेज को यही क्वेश्चन पेपर ईमेल के जरिए भेज देगा। और कॉलेज क्या करेगा कि भैया जिन जिन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी एक्सेस करने में, मतलब जो जो अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे, साइट में इशू आ रही है, लॉगिन आईडी पासवर्ड का कुछ इशू आ रहा है, कोई भी इशू होगा, तो उस सिचुएशन में वो बच्चा रिक्वेस्ट करेगा कॉलेज को और कॉलेज उनको वो प्रोवाइड कराएगा, उनको डायरेक्टली सेंड करेगा। सेंड अगेन कैसे भी कर सकता है, ईमेल पे कर सकता है, व्हाट्सएप पे कर सकता है, एज द केस में भी, बट मुद्दा है कि स्टूडेंट तक वो चीजों को पहुंचाएगा, इसकी जिम्मेवारी कॉलेज के ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिफिकल्टीज के केस में एक प्रोविजन ये भी बनाया गया है कि वो क्वेश्चन पेपर कॉलेजेस को भी भेजा जाएगा बाय वे ऑफ ईमेल और कॉलेज एज पर नीड उसको स्टूडेंट तक पहुंचाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब सपोज कीजिए कि आपने आंसर लिख लिया, अब आंसर लिखने के बाद जैसे क्वेश्चन आने में प्रॉब्लम हुई, ठीक है जी, ऐसा हो सकता है कि आंसर शीट आपके अपलोड होने में प्रॉब्लम हो, मतलब कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपने पूरा आंसर लिखा है A4 की शीट पे और उसके बाद आपको दिक्कत आ रही है उसको अपलोड करने में, तो आप उस केस में क्या करोगे, उस सारे स्कैन्ड शीट को आप सेंड कर सकते हो ईमेल एड्रेस पे। किसकी ईमेल एड्रेस पे, जो भी आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा, मतलब कि आपका कॉलेज आपको एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड करेगा जिसमें कि एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होगा, और उस ईमेल एड्रेस पे अगर आपको डिफिकल्टी लगती है अपलोड करने में, ठीक है, तो उस केस में आप अपना आंसर जो होगा उसको PDF में स्कैन करते हुए जो भी टाइम स्पेसिफाइड होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं ना कि पेपर का जो सेशन था वो खत्म हो गया 2 दिन के बाद आप मेल कर रहे हो, वो नहीं, जो आपका टाइम स्पेसिफाइड है उसी टाइम के दौरान आपको उसको मेल कर देना है और साथ में रीजन आपको डिस्क्लोज करना होगा कि क्या रीजन था, क्या इमरजेंसी थी कि आप अपलोड नहीं कर पा रहे थे या क्या दिक्कत है आपको आई। ठीक है, तो ये भी एक प्रोविजन है कि जिसको भी इमरजेंसी की सिचुएशन में ऐसी नौबत आ जाएगी तो उसको एक मेल करने का प्रोविजन भी यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद कहता है कि भैया कॉलेज को यहाँ पे अपना एक टेलीफोन नंबर प्रोवाइड करना है, अलॉन्ग विद दैट एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करना है किसको, स्टूडेंट्स को, कि भैया स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनेशन के दौरान, एग्जामिनेशन डेज में, तो उसको वो कांटेक्ट कर सके कॉलेज को और कॉलेज उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए कॉलेज नोटिफाई करेगा एक टेलीफोन नंबर अलॉन्ग विद दैट एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर जिससे कि कांटेक्ट किया जा सकता है उस कॉलेज को और जो भी आपकी दिक्कतें हैं उसको वो दूर करेंगे। आंसर आपको कैसे देना है, तो ऑब्वियसली बात है प्लेन पेपर होगा A4 शीट का, A4 साइज का शीट बेसिकली वही होता है जिससे आप प्रिंट आउट वगैरह निकालते हो जो आपके नॉर्मली यूज होते हैं, तो वो आपको रखना है अपने पास। और हर एक शीट के ऊपर आपको पेज नंबर मेंशन करना है। अब यहाँ पे इस गाइडलाइन लिखा है पेज नंबर के लिए, बट इन रियलिटी आप जब आंसर लिखोगे तो वहां पे आप A4 शीट पर अपने आंसर लिखोगे, हर एक पे आपका पेज नंबर होगा और हर एक पेज पे आपका सिग्नेचर भी होगा।
ठीक है ना। हर एक पेज को आपको साइन भी करना है, फिर उसको आपको स्कैन करना है। स्कैन के लिए आप जो भी ऐप चाहें वो यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैम स्कैनर या और भी बहुत सारे ऐप हैं। और उसके थ्रू आप उसका एक पीडीएफ बनाएंगे और उस पीडीएफ को आप वहां पे अपलोड करेंगे। अपलोड नहीं होगा तो आप उसको मेल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। जो आपका एग्जाम होगा वो कितने घंटे का होगा? तो एग्जाम होता है आपके 3 घंटे का। 3 घंटे के अंदर आपको 2 घंटे दिए गए हैं एग्जाम देने के लिए। मतलब जो आपको टोटल 3 घंटे का ड्यूरेशन प्रोवाइड किया गया है, उस 3 घंटे के अंदर आपको 2 आवर्स दिए गए हैं जिसमें कि आपको आंसर लिखना है। और 1 घंटा आपको एडिशनल दिया गया है, किसके लिए? ताकि आप डाउनलोड कर सको पहले क्वेश्चन पेपर वगैरह, उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल सको। एट दी एंड जब आपका आंसर कंप्लीट हो गया तो आपको स्कैन करोगे, अपलोड करोगे, इसमें भी टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको 1 घंटा एडिशनल प्रोवाइड किया गया है। मतलब पूरा 3 घंटा आपको मिलेगा। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी का इंटेंशन है वो ये है कि उसमें 2 घंटे आपको आंसर लिखने के लिए मिलेगा और आप 1 घंटे में बाकी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लोगे। ठीक है जी। जो कुछ हमारे दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो उससे बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे 3 घंटे के बदले 5 घंटे प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा जी। फिर बात आती है कि अब इसमें एक बहुत मजेदार पॉइंट है कि आप क्या नकल मार सकते हो, नहीं मार सकते। अब ऑब्वियस बात है, जब घर पे लिखना है, ओपन बुक तो समझ में आता है कि ओपन बुक करोगे करोगे, पर ओपन बुक के अलावा आप और भी कुछ अनफेयर मींस जो है वो अडॉप्ट कर सकता है बच्चा, और कुछ और जरिए से भी अपने एग्जाम को बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं मैनिपुलेट कर सकता है। तो इस चीज के लिए क्या कहा गया कि भैया इसको रोक पाना तो मुमकिन है नहीं, तो आपको ईमानदारी अपने आप से दिखानी है। मतलब अपने आप से आपको ईमानदार होना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई देखने आ रहा है या फिर कोई ऐसा वेबकैम या कोई कैमरा वैमरा लगने वाला है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। पर आपकी ईमानदारी कैसे चेक की जाएगी? तो ईमानदारी के लिए यहां पे कहा गया है कि इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपको जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगा, वो आपको एक अंडरटेकिंग प्रोवाइड कराएगा। अंडरटेकिंग का मतलब होगा कि एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्मेट को आप देखोगे, उसको भरोगे और उसको भी आप अपलोड करोगे अपने आंसर शीट जैसे अपलोड करोगे उसी तरीके से स्कैन करते हुए। मतलब उस अंडरटेकिंग में मोटा मोटा ये लिखा होगा कि मैंने कोई भी अनफेयर मीन्स वगैरह यूज नहीं किया है, अपना जो आंसर है पूरी पूरी ईमानदारी से लिखा है, किसी से कोई नकल चीज वगैरह नहीं मारी है, किसी और से एग्जाम पेपर नहीं लिखवाया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम पेपर किसी और से लिखवा सकते हो। तो इस टाइप की चीजें आपने कोई भी अडॉप्ट नहीं की है और बिल्कुल फेयर तरीके से अपने एग्जाम को पूरा किया है और पूरा प्रोसीजर जो हमारी गाइडलाइंस थी, जो पॉलिसी थी, उसके अकॉर्डिंग ही आपने निभाया है। तो इस चीज के लिए एक अंडरटेकिंग आपसे फिल कराया जाएगा, एक शपथ दिलवाई जाएगी आपसे कि आप बहुत ईमानदार हैं। तो आपको ये शपथ पे कायम भी रहना है। ठीक है जी। फिर बात आती है कि वो बच्चे जो कि कुछ ऐसे हैं जो कि अपीयर नहीं हो सकते ओबीई के अंदर, मतलब कि जो ओबीई जो आपका है सिस्टम उसके अंदर अपीयर नहीं हो सकते, उनको मतलब उनके पास सारी फैसिलिटीज नहीं है। इवन दो वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉलेजेस के हैं उसको भी अवेल नहीं कर सकते, इवन दो वो सीएससीज वगैरह भी नहीं जा सकते। वो कुछ फंसे हुए हैं किसी लॉकडाउन की सिचुएशन में, किसी एरिया में फंसे हुए हैं, कंटेनमेंट जोन में फंसे हुए हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस केस में क्या कहा गया कि भैया उन लोगों को एक मौका और दिया जाएगा। मतलब कोई ऐसा बंदा है जो ओबीई में अटेम्प्ट नहीं हो पाया ड्यू टू एनी रीजन, तो वो जो कुछ चुनिंदे लोग बच जाएंगे, ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम लोग तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे, बट स्टिल जो लोग कुछ बच जाएंगे उनको एक मौका और दिया जाएगा। क्या मौका दिया जाएगा कि जब ये हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा ओबीई का और इसका रिजल्ट जो है वो भी पब्लिश हो जाएगा, मतलब रिजल्ट एक बार अनाउंस हो गया, उसके बाद उनको फॉर्म भरवाए जाएंगे उनसे कि भैया अब आप चाहो तो आप कन्वेंशनल मोड, मतलब जिस तरीके से पहले एग्जाम हुआ करते थे उस एग्जाम के थ्रू अटेम्प्ट हो सकते हो, और उसके लिए फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे आपके सितंबर 2020 से। मतलब क्या हुआ कि सितंबर 2020 से ये स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो एग्जाम होगा वो ऑब्वियसली कब होगा, जब आपके ओबीई के रिजल्ट आ चुके होंगे। मतलब आपके जुलाई में ओबीई का एग्जाम होगा और अगस्त सितंबर तक होपफुली उसके रिजल्ट आ जाने चाहिए, और रिजल्ट आने के बाद एक फॉर्म भरना स्टार्ट होगा कि जो लोग छूट गए हैं वो लोग अपना एग्जाम फॉर्म भरें और कन्वेंशनल मोड के जरिए उनका एग्जाम कराया जाएगा। अब ये प्रोबेबली कहा गया है कि सितंबर में इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन की क्या सिचुएशन रहती है ओवरऑल बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड कोविड एंड ऑल। अच्छा जी। फिर यहां पे बात आती है कि ये चीजें समझा तो दी गई बट स्टिल इसी इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसी चीज हो रही है आपकी हिस्ट्री के अंदर, डीयू के अंदर, कि आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सुनने को, समझने को और देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए यहाँ पे एक और प्रोविजन लाया गया जिसको कहते हैं मॉक टेस्ट। मतलब कि जब आपके पेपर होने वाले होंगे, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, उससे एक हफ्ते पहले पहले आपको एक पोर्टल के ऊपर मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और आपको उस मॉक टेस्ट के अंदर पूरी पूरी एग्जाम की फीलिंग आने वाली है। मतलब कि आप जाओगे उस मॉक टेस्ट को दोगे। मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या होगा कि आप पहले लॉगिन करोगे आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर सकते हो एज द केस में भी अगर रिक्वायरमेंट है तो। उसके बाद अपना आंसर लिखोगे, आंसर लिखने के बाद उसको अपलोड करोगे। इस तरीके का एक मॉक टेस्ट का पूरा प्रोसेस चलाया जाएगा जिससे कि आपको पूरी पूरी अवेयरनेस आ जाए कि जब आपका पेपर होगा तो आपको किस तरीके से एक्टिविटी करनी है, कुछ भी छोटी भूल चूक है, कोई गलतियां हैं, तो वो चीजों से आप अवगत पहले ही हो जाओगे। तो इसके लिए एक मॉक टेस्ट भी हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो लेके आएगा, ऑब्वियसली 1 वीक प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब जो मैंने सीएससी की बात की थी, जो ऊपर इन्होंने बताया कि नीचे उसको डिस्कस किया जाएगा, वो बेसिकली यही चीजें हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे इलाकों में रहते हैं, लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया जम्मू एंड कश्मीर या फिर कोई और ऐसी जगह है जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, हार्डवेयर फैसिलिटीज वगैरह नहीं प्रोवाइड की जा सकती, तो उनके लिए एक मेजर लिया गया है। क्या मेजर है? वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने फाइनलाइज की है कुछ कॉमन सर्विस सेंटर्स। कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो किसके अंडर चलाए जाते हैं? वो चलाए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मीटी बेसिकली इनको शॉर्ट में कहा जाता है। इनके अंडर कोई सारे सीएससी चलते हैं, उन सीएससी से टाई अप किया गया है और उनको कहा गया है कि आप सीएससी के अंदर बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे बच्चों को, उनको प्रोवाइड कराओगे और स्टूडेंट्स वहां के लिए अलाउड है कि वो जा सकते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं और यूज करते हुए वो सारी चीजों को यूज करते हुए अपना एग्जाम का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। क्या इसके कोई पैसे लगेंगे? क्या कोई सीएससी पे जाएगा तो क्या उसको कोई पेमेंट देनी पड़ेगी? नहीं जी, कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट वो सीएससी जाएगा, वहां पे वो प्रिंट आउट निकाल सकता है, वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकता है, उसको स्कैन करने का स्कैनर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, वो अपलोड करेगा, सारी फैसिलिटीज उसको वहां पे मिलेगी, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। बात करें कितने सीएससीज हैं हमारे पास, तो हमारे पास कहा जा रहा है कि ओवर देन अबव 2 लाख फंक्शनल सीएससीज हैं, मतलब सारी ग्राम पंचायत या भी जो भी गांव वगैरह होते हैं, इन सभी जगहों पे कुल मिला के 2 लाख से ज्यादा सीएससीज हैं जो कि आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। आप सीएससी की डिटेल कहां से उठा सकते हो? तो सीएससी की डिटेल आपको जो मिटी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे आप जाके एक्सेस कर सकते हो, जिससे आप ये पता लगा सको कि आपके नियरेस्ट में कौन सा सीएससी है। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको मिटी की वेबसाइट जानी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे, और वहां पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन सी सीएससी है जो कि फंक्शनल है, और आप उस अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि आपकी एरिया के सीएससी कौन से हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो दिव्यांग कैटेगरी के लोग होते हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर वो इस फैसिलिटीज को अवेल करेंगे तो उनको रिक्वायर्ड है कि वो अपनी स्क्राइब्स वगैरह जो भी आपकी रूल्स होती है, एलिजिबिलिटी होती है एग्जामिनेशन के रिकॉर्डिंग, वो उनको रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस होगा, वो वहां पे उनको लेके जाना होगा, जो भी स्क्राइब्स वगैरह उनको यूज करना होता है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं कि जो भी सीएससी के रिगार्डिंग और भी कुछ जानकारी है वो हमारा यूनिवर्सिटी भी अपने साइट पर पब्लिश करेगा, तो बच्चे चाहे तो उसको वहां से भी चेक कर सकता है कि भैया क्या सीएससी से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कहां कहां पर ये है, उसकी जानकारी हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉपरली चेक कर लेना है, और अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर कोई भी इनकंसिस्टेंसी, कोई भी कमी पेशी है, तो वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो हमारे एग्जामिनेशन ब्रांच से, मतलब कि जो डीयू का एग्जामिनेशन ब्रांच है उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो बाय वे ऑफ ऑब्वियसली ईमेल, एंड उसके ऊपर फिर कंसीडर किया जाएगा कि उसके अंदर कोई चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं। मतलब क्या हुआ कि टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया गया है, अब आपकी तरफ से कहा गया कि आप रिकमेंड करो अगर आपको इसके अंदर कुछ ऊंच नीच दिखती है तो, और आपकी ऊंच नीच के ऊपर जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, वो फाइनल डिसीजन लेगा और उसके बाद एक फाइनल शेड्यूल आपका निकालेगा। तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो चेक करे, और उसके रिगार्डिंग आप उसको ईमेल कर सकते हैं उनको, और आपको लगता है उसके अंदर कोई सुझाव या कोई भी ऊपर नीचे की जरूरत है तो वो उसको कंसिडर करेंगे अगर उनको ये चीज सही लगेगा तो। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको किसने बताई हैं, ये सारी बातें बताई गई हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है, एक अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेसिकली क्या होने वाला है, तो बेसिकली क्या होने वाला है कि आप फिलहाल टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है ना। अगर मैं इसको समराइज कर रहा हूं बेसिकली, तो समराइज करने का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि आपको फिलहाल हो जाना है टेंशन फ्री, और टेंशन फ्री होते हुए आपको देना है एग्जाम। अब एग्जाम देने के लिए बेसिकली क्या है कि अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई होने के बाद जैसे ही आपके एग्जाम आने वाले होंगे, जो भी आपका फाइनल शेड्यूल आ जाएगा उसके एक हफ्ते पहले आपको मॉक टेस्ट अपेयर कर लेना है। मॉक टेस्ट अपेयर करने से पहले आपको बेसिकली करना क्या है, तो अगर आप इसको घर से देना चाहते हैं या किसी भी ऐसे लोकेशन देना चाहते हैं, तो आपको एक कमरा ढूंढना है जहां पे कोई आना जाने का कोई ऐसी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक एकांत जगह, कोई भी एक कमरा, कोई ऑफिस, कोई लाइब्रेरी, कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप इस चीज को अवेल कर सकते हो, इस फैसिलिटीज को, वैसी जगह पे आपको बैठ जाना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उससे भी इस चीजों को एक्सेस कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप है तो उससे भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको एक पोर्टल मिलेगा, उसके रिगार्डिंग उसमें लॉगिन करने की सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, उससे आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होगा, क्वेश्चन पेपर को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, बात खत्म, लॉगिन का काम खत्म हो गया। अब डाउनलोड करने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि आप अगर आपके पास एक मैनुअल क्वेश्चन पेपर होगा तो आप थोड़ा सा ज्यादा स्पीड आप दिखा पाओगे एज कंपेयर टू कि आपको कंप्यूटर से देख देख के लिखना है, और आपको वो इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा उतना, ऐसे कह सकते हैं, आंखों पे या जो भी है। ठीक है। आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, दिमाग लगाते हुए बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल सही तरीके से पूरी बुक की रेफरेंस लेते हुए
बिल्कुल अच्छे से नोट्स अगर आपने बना रखे हैं उसको रेफर करते हुए आपको अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है। आंसर को कंप्लीट करने के बाद एट दिन जब आपके आंसर्स हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से 25 से 30 आपके A4 के शीट्स हैं वो काफी होते हैं, तो उतने शीट्स आपको अवेलेबल रखने हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देते देते शीट्स ही कम पड़ गए, बल्कि फॉर द सेफर साइड आप 50 शीट तक अपने पास कम से कम लेके बैठना ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है जी। उसके बाद आप उसको 1 बाय 1 स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद उसको PDF फॉर्मेट में लेके आओगे। मतलब हो सकता है इमेज फॉर्मेट में आपने अगर स्कैन किया है तो उसको PDF फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, वरना कोशिश करना है कि आपको वो PDF फॉर्मेट में ही रहे। वो सारे पेजेस आपके कंबाइंड होने चाहिए, एक शीट होनी चाहिए पूरी पूरी, कह लो कि एक PDF बनेगा आपका पूरा पूरा, जितने भी पेपर में आपने आंसर लिखा है, एज द केस में भी 20-25 जो भी पेजेस होंगे। ठीक है। उसके बाद आपकी जो वो फाइनल शीट निकल के आएगी, अलॉन्ग विद दैट आपने देखा कि एक अंडरटेकिंग भी आपको मिलेगा, उस अंडरटेकिंग को भी आपको फिल करना है, साइन करना है। बेसिकली वो आपसे कसम खिलवाई जाएगी कि आपने कोई भी अनफेयर मीन का यूज नहीं किया है। और उसके बाद उन दोनों चीजों को आपको जो भी डेजिग्नेटेड जगह दिखाई जाएगी आपको, जैसे कि आप नॉर्मली अपलोड करते हो, जैसे आपने देखा है बचपन में, आप मतलब बचपन के आप आज तक भी कई सारी चीज अपलोड करते हो, फेसबुक पे जैसे आप अपलोड करते हो या कहीं भी कोई चीज अपलोड की जाती है, उसी तरीके से एक नॉर्मल सिनेरियो के अंदर वो फाइल आपकी वहां पर अपलोड हो जाएगी, सबमिट हो जाएगा और आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा झोलझाल इसके अंदर नहीं है, बस आपको एक जगह ढूंढनी है, वहां पे नेट का कनेक्टिविटी होना चाहिए, बहुत हाईफाई या बहुत ऐसी चीज की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और आपको फॉर दी सेफर साइड आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को, मतलब जो आपके कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट वगैरह को, उनकी ईमेल एड्रेस वगैरह को भी आपको साथ में लेके बैठना है, ताकि अगर कोई भी नेट के अंदर कोई इशू आया या कोई भी इससे कोई दिक्कतें आई तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन उनसे मंगवा सको स्टार्टिंग में, और एट दी एंड आप अपना आंसर उनको एटलीस्ट मेल कर सको, क्योंकि वो मेल तभी कंसिडर किया जाएगा जब ड्यूरिंग दी प्रिस्क्राइब्ड आवर्स के अंदर ही वो भेजा जाएगा। टाइम मेरे हिसाब से कम नहीं है, 1 घंटा आपको एडिशनल दिया गया इन सारी फंक्शंस के लिए। तो अगर आपके पास वेल इक्विप्ड हो या पहले से आप इस चीज की तैयारी करके बैठे हुए हो तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइम के रिगार्डिंग। ठीक है। तो ये पूरे सजेशंस थे आपके ओपन बुक रिगार्डिंग। अब आपका एग्जाम अच्छा जाए, ये हमारी ब्लेसिंग्स है। कोई आपको क्वेरी लगे इस रिगार्ड में या कोई एडिशनल वीडियो या कुछ एडिशनल चीज की आपके मन में ख्वाहिश हो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ताकि मैं उसके ऊपर फिर ध्यान दूं और आपके लिए वो एक नई वीडियो लेके आऊं। ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।